मॉनसून की दस्तक के साथ ही आफत की आहट भी सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर स्थिति बेहद खराब दिखाई दे रही है और कई इलाकों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात किस कदर खराब हो गए हैं, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। मूसलाधार बारिश के बाद जेजे फ्लाईओवर के पास जल भराव हो गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पुले का भी हाल बेहाल है। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है। जल भराव के बीच से गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही हैं। तेज बारिश के साथ जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किल में दोगुना इजाफा हो गया है। पुणे में भारी बारिश में इनोवा कार बह गई। तस्वीरें पुणे सोलापुर हाईवे की हैं। पिछले 4 दिनों से पुणे के दौंड तालुका में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पुणे सोलापुर हाईवे पर पानी भर गया, जिसके बाद इनोवा कार भी बहाव के बीच फंसकर बह गई। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के बारामती में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बीच गांव के कुछ लोग फंस गए। जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को नदी के बहाव के बीच से बाहर निकाला। तेज बारिश की वजह से बारामती में 2 बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से बिल्डिंग के लोगों पर खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी अचानक हुई भारी बारिश की वजह से हड़कंप मच गया। नदी में पानी बढ़ने की वजह से 4 लोग इसके बीच फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने किसी तरह बाहर निकाला। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके की हैं, जहां पर मौसम की करवट लोगों के लिए आफत लेकर आई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। नदी के दूसरी ओर 4 लोग फंस गए। इलाके में चीख पुकार मच गई। 4 लोगों के फंसने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर नदी के तेज बहाव के बीच नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी के तेज बहाव की वजह से टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बचाने की कोशिश जारी रखी गई। वहीं कुछ घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम की कोशिश रंग लाई। एक-एक कर रस्सियों की मदद से नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को नदी के तेज बहाव से बचाया गया। इन सभी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया और तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रामपुर इलाके में बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में बह गई। कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बादल फटा तो उसके बाद का नजारा ऐसा था, नदी में कारें बहती दिखी। जो भी कुदरत के आक्रोश के सामने आया वो बहता चला गया। बारिश के बाद कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं जब बारिश कम हुई तो जो दिखाई दिया उसकी तस्वीरें भयानक थी, खतरनाक थी। देखिए, बड़ी बड़ी कारें मलबे में दबी पड़ी हैं, पेड़ गिरे हैं, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कुछ कारें बह गईं तो कुछ ऐसी हालत में हैं, कुछ कार दलदल में भी फंस गई। इस कार को देखिए, जिसे बहने से इस पेड़ ने बचा लिया। मौसम सुधरने के बाद लोग अपनी कार और सामान की तलाश में जुट गए। जिनको मौका मिला वो कार को सुरक्षित जगह ले जाने की कवायद में जुट गए। शिमला के रामपुर से आई भयावह तस्वीर इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं। तो वहीं देखिए, पहाड़ पर भी बारिश की वजह से जगह जगह हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश के ऊना और उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात खराब होते नजर आए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ऊना की है, जहां पर भारी बारिश के बाद पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। मामला राजपुर जसवा के देहरिया मंदिर के पास का बताया जा रहा है, जहां पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक तेज बहाव आ गया और उसकी चपेट में आकर यहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। जबकि दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां भारी बारिश की वजह से अचानक ही नदी में पानी का तेज बहाव आया और इसकी चपेट में वहां से गुजर रही खनन की गाड़ियां आ गई। आनन फानन में कुछ गाड़ियों को तो नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ गाड़ियां पानी के बहाव के बीच ही फंस गई। अचानक हुई बारिश की वजह से पहाड़ पर कई जगह अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला।
गाजियाबाद में तेज बारिश और आंधी की वजह से एसीपी दफ्तर की छत गिर गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। ये दफ्तर करीब 3 साल पहले ही बना था। इसमें लापरवाही का मामला सामने आया है। मलबे में तब्दील ये एसीपी अंकुर विहार का दफ्तर है। शनिवार रात जब आंधी बारिश आई तो एसआई वीरेंद्र मिश्रा अपने दफ्तर में सो रहे थे। दफ्तर आंधी तूफान और बारिश का कहर झेल नहीं पाया और भरभरा कर गिर गया। रात्रि में एसी कार्यालय में रुके हुए थे। रात में चली तेज आंधी और तेज बारिश के कारण एसी कार्यालय की छत गिर गई, जिससे दब करके उनकी दुखद मृत्यु हो गई। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा एसीपी अंकुर विहार के पेशकार थे। आसपास के लोगों का कहना है कि जो छत गिर गई उसमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया गया था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। किसी भी प्रकार का जो एक लेंटर कहा जाता है वो नहीं पड़ा हुआ था। इसी प्रकार की जो लोहे की एक रॉड आपको दिख रही है, इसी प्रकार की लोहे की जो रॉड है उसी के आधार पर यह छत था। अब गाजियाबाद पुलिस छत को बनाने वाले ठेकेदार से पूछताछ कर सकती है। वहीं आज से 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी गुजरात जा रहे हैं, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। तो पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा है जो बेहद खास माना जा रहा है। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे पीएम मोदी भव्य रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दाहोद जाएंगे। सुबह 11:15 पर लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। दाहोद में 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दाहोद में सार्वजनिक समारोह में लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी भुज जाएंगे। भुज में भी पीएम मोदी रोड शो में हिस्सा लेंगे। 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भुज में भी सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। भुज से पीएम मोदी अहमदाबाद जाएंगे। शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में भव्य रोड शो में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक ये भव्य रोड शो होगा। रोड शो में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी गांधीनगर रवाना हो जाएंगे। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है, जहां पर उनके रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए गुजरात में जहां जहां पीएम मोदी जाएंगे वहां उनका भव्य स्वागत भी होगा। पीएम मोदी के दौरे के लिए अहमदाबाद में खास तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिलेगी। पीएम मोदी का रोड शो जिस इलाके से गुजरेगा उसके बीच में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कटआउट्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बीच में एक बड़े कटोरे में सिंदूर भी रखा है जो ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक है। एयरपोर्ट सर्कल के ठीक सामने ये तस्वीर लगाई गई है और प्रतीक के रूप में यहाँ पर एक बड़ा सा पात्र जिनमें सिंदूर भी रखा गया। गुजरात के वडोदरा में भी पीएम मोदी के दौरे के लिए भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी के रोड शो के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। साथ ही रोड शो के रास्ते पर सेना के शौर्य और पराक्रम के कटआउट्स और होर्डिंग्स लगाए गए, जिसके जरिए पीएम मोदी को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए धन्यवाद दिया गया है। गुजरात के भुज में भी पीएम मोदी के दौरे के लिए भव्य तैयारी की गई है। दाहोद में जिस लोकोमोटिव संयंत्र का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं उसकी भी भव्य तैयारी की गई। लोकोमोटिव संयंत्र के कर्मचारी पीएम मोदी के दौरे से बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं। संघर्ष विराम पाकिस्तान के आग्रह पर किया गया। वहीं मीटिंग में 2 प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, जिसे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पेश किया। प्रस्ताव में सेना के शौर्य और साहस की सराहना की गई, जबकि जातिगत जनगणना से जुड़ा प्रस्ताव हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रखा, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने संदेश दिया कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए उन्हें मुख्य धारा में लाना जरूरी है। वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है।
मीटिंग में नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन, बिहार में सूखा, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूपी में सीएम योगी के प्रोजेक्ट अलंकार की भी चर्चा हुई। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा खुलेआम इजहार इश्क करना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को महंगा पड़ गया। आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से इस फोटो को पोस्ट किया गया और तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ 12 साल के प्यार का पहली बार खुलेआम इजहार किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और फोटो वायरल हुआ जिसमें अनुष्का नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाए दिखी। इस पोस्ट के महज कुछ घंटों बाद तेज प्रताप यादव की सफाई आई और उन्होंने अकाउंट हैक कर एआई से फर्जी तस्वीर बनाकर पोस्ट करने का आरोप लगाया, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। चुनावी साल में बीजेपी ने जब लालू परिवार के संस्कार पर सवाल उठाए तो आरजेडी हरकत में आई और तेज प्रताप यादव के इजहारे इश्क के 24 घंटे बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया और अपने पोस्ट में लिखा कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव पर निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अनदेखी और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को कमजोर करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एक्शन लिया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए लालू राबड़ी राज में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का जिक्र किया। तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू प्रसाद यादव के एक्शन के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की आई। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें ये सब चीजें अच्छी लगती हैं और न ही वो बर्दाश्त करते हैं। वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। तेजस्वी के बाद उनकी बहन रोहिणी भी लालू प्रसाद यादव के फैसले के साथ दिखी। लालू की बेटी रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पिता की प्रतिष्ठा पर आंच बर्दाश्त नहीं, सीमा लांघने की गलती मंजूर नहीं। लालू के एक्शन के बाद तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग के मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई को बिहार चुनाव से जोड़ दिया। चुनाव नजदीक है तो लालू प्रसाद यादव जी आचरण की दुहाई दे रहे हैं। अगर सही मायने में लालू प्रसाद जी महिलाओं के प्रति आचरण को लेकर के गंभीर हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, तो गांधी मैदान से खड़े होकर के बिहार की उन हजारों माताओं बहनों से माफी मांगे। लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव पर एक्शन लिया तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव तेज प्रताप यादव के समर्थन में अब खड़े होते नजर आए और लालू यादव के फैसले पर सवाल उठा दिए। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि प्यार करना गुनाह नहीं है जिसकी सजा दी जाए। और क्या लालू यादव को पहले से पता नहीं था कि तेज प्रताप यादव का किसी लड़की से संबंध है? लालू जी, आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। इवन लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया है। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए, राजनीति यह नहीं कहती है। पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव के सार्वजनिक रूप से प्यार के इजहार को भी सही ठहराया है और उसकी तारीफ की है। हालांकि सभी जानते हैं कि पप्पू यादव और लालू परिवार की सियासी रंजिश पुरानी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव तेज प्रताप के बहाने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साध रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इजहार इश्क से बिहार की सियासत गर्म होती दिख रही है, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का बयान भी सामने आया। साथ ही प्रशांत किशोर और जेडीयू और बीजेपी ने भी इस पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव के प्यार के इजहार पर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसे लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक ये पूरा मामला साजिश है, जिसमें लालू राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी भी फंसेंगे। यही के कारण तो है आज ये घर परिवार से पार्टी से निकाला गया जी मेरी जान बच जाए। कहाँ से जान बचने वाली है? जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी पहली बार तेज प्रताप यादव के मामले पर बयान दिया है। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं,
जो परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में इस मुद्दे के जरिए अब जेडीयू और बीजेपी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरने में जुट गए हैं। पहले बिहार का बंटाढार हुआ और परिवार को बंटाढार करने में लगे। यादव जी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी ने एक साथ 3 जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की अलीगढ़ में गौकशी के आरोप में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि गाड़ी से गाय का मांस ले जाया जा रहा था और इसके बाद जमकर हंगामा हो गया। पुलिस ने जैसे तैसे गाड़ी में मांस लेकर जा रहे लोगों को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। ये हंगामा यूपी के अलीगढ़ के अकबराबाद इलाके में मचा है, जहां मौजूद अल हदादपुर गांव में लोगों को जैसे ही गोकशी और गाय का मांस ले जाने की जानकारी मिली तो वो भड़क गए। हिंदूवादी संगठन के लोग बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे, मांस ले जाने वाली गाड़ी को घेर लिया और फिर गाड़ी को पलटकर उसमें आग लगा दी गई और फिर गाड़ी में सवार लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया गया। पीट कर गाड़ी में सवार लोगों को लहूलुहान कर दिया गया। आरोपी युवक रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ नहीं मानी। गोकशी का आरोप लगाकर पीड़ितों के कपड़े तक उतार दिए और उन्हें खेत में दौड़ा कर पीटा। गनीमत रही कि मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसने किसी तरह से आरोपियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया। इस सूचना पे कार्रवाई करते हुए हरदोगंज पुलिस, अकबराबाद पुलिस, सभी सीओज मेरे द्वारा मौके पर पहुंचा गया और ग्रामीणों से वार्तालाप करके शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करवाया गया। जो मजरूर लोग थे उन सभी को चिकित्सा के लिए पास में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ में गोकशी के आरोप में जिस तरह लोगों की पिटाई की गई, उससे सियासत गर्म हो गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे लेकर यूपी की योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अलीगढ़ में गोकशी के शक में जिस तरह से 4 युवकों को बेरहमी से पीटा गया, उसे लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। पहले मीट कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई, सफल न होने पर गाड़ी में आग लगा दी गई और फिर जानलेवा तरीके से मारा गया। AIMIM नेता वारिस पठान ने भी घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 4 मुसलमानों को मांस ले जाने के इल्जाम में बजरंग दल और अखिल भारतीय हिंदू सेना के गुंडों ने बेरहमी से निर्वस्त्र कर पीटा, उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। क्या इन गुंडों के लिए कोई कायदा कानून है या नहीं? कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अलीगढ़ में हुई घटना पर नाराजगी जताई है। देखिए, ये तो बहाना चाहिए मुसलमानों को मारने का, और शक के आधार पर वो मान लीजिए था भी तो कानून अपना काम करता है। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बाद हरियाणा में बीजेपी के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भी विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती से आतंकवाद को खत्म किया था, जिसे अब राजपूतों पर किया गया कटाक्ष माना जा रहा है। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया। हरियाणा के भिवानी में रामविलास शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया तो इसे लेकर सियासत गर्म होती दिखी। रामविलास शर्मा ने दावा कर दिया कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती से आतंकवादियों को खत्म किया था, जबकि पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय यानी राजपूत समाज के लोगों का समूल संहार किया था। उन्होंने बयान तो पाकिस्तान के संदर्भ में दिया था, लेकिन अब इसे क्षत्रिय समाज के लोगों की अस्मिता से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद इसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। परशुराम ने क्षत्रियों को मारा था, जो ये घटनाएं हैं अतीत में, जो मान्यताएं चली। अब ये क्या ठाकुर आतंकवादी हैं? सारे ठाकुर आतंकवादी हैं। एक कम्युनिटी को कहा आतंकवादी। अब ये जवाब दे बीजेपी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अश्लील हरकत करने वाले बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में ट्रोल कंट्रोल रूम के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सरेआम अश्लील हरकत करने वाला बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ गिरफ्तार हो चुका है। भानुपुरा पुलिस ने धाकड़ को गिरफ्तार कर उससे शुरुआती पूछताछ की
और फिर उसे गरोड़ जेल भेज दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मनोहर लाल धाकड़ की अश्लील हरकत सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके वायरल होने के बाद कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस अब इस मामले की छानबीन भी कर रही है कि आखिर मनोहर लाल धाकड़ का ये वीडियो वायरल कैसे हो गया, जिसके लिए पुलिस ने टोल कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की है। दरअसल ये भी दावा किया गया है कि कुछ टोल कर्मचारियों ने इस वीडियो को लेकर मनोहर लाल धाकड़ को धमकी दी थी और वीडियो वायरल न करने के एवज में धाकड़ से रुपयों की मांग की गई थी। पुलिस इन्हीं दावों की सच्चाई सामने लाने के लिए पड़ताल में जुटी हुई है। वीडियो वायरल हुआ, उसके संबंध में पुलिस पूछताछ की जा रही है। हाईवे का जो कंट्रोल रूम है जहाँ से वीडियो वायरल हो, तो उसमें भी NHAI के संबंधित अधिकारियों को सूचना पत्र दिया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। अगली खबर का रुख करते हैं। 4 युवकों के पेट के अंदर से सोने के कैप्सूल निकले। जी हां, अगर सऊदी में से वापस लौटे इन लोगों का अपहरण ना हुआ होता तो ये राज हमेशा के लिए दफन ही हो जाता। यूपी के मुरादाबाद की यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। मुरादाबाद में बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए यही वो 4 चेहरे हैं जिनके पेट से सोना निकला है। शुक्रवार को इन लोगों समेत 7 लोगों का अपहरण हुआ था। हालांकि पुलिस ने सभी को छुड़ा लिया, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। घरे से पूछताछ की, उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली। क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या? सोने के अब तक 9 कैप्सूल इनके आमाशय से निकाले जा चुके हैं। 600 ग्राम से अधिक सोना 4 युवकों के पेट से निकला है। ये सभी दुबई से सोना तस्करी करके लाए थे, जहां बाकी सोना निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की कवायद में जुट गई है।